हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो इस यूनिट में हम कंपेंसेशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मेजरली जो मेन टॉपिक्स है इस यूनिट के वो कवर करने वाले हैं। सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिवॉर्ड सिस्टम के। आपको पता है कि जब हम कंपेंसेशन देते हैं कई बार ना लीगली कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती हैं कि आपको इन चीजों को तो फुलफिल करना ही करना है। सो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं वो जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वाकई में आपको कंटेंट से थोड़ा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं गवर्निंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ रिवॉर्ड सिस्टम। सो इन इंडिया जो रिवॉर्ड सिस्टम है, यहाँ पे मैंने बेसिकली इंडिया के बारे में ही ज्यादा मेंशन करा है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इसका रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या क्या लीगल प्रोविजंस है इंडिया में वो जान लेते हैं। सो मैं यहाँ पे मैंने पहले आपको 10 हेडिंग्स दी हैं, 10 हेडिंग्स लर्न कर सकते हो आप, थोड़ा सा आंसर आपका इंप्रेसिव हो जाएगा। मिनिमम वेजेस, इंडिया में क्या है, मिनिमम वेजेस का सिस्टम है कि मिनिमम इतनी वेजेस तो देनी ही चाहिए वर्कर्स को। तो मिनिमम वेजेस के लिए है, मिनिमम वेजेस के लिए जो एक्ट है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, जिसमें ये क्या बताया गया है कि कितनी मिनिमम वेजेस देनी चाहिए वर्कर्स को इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस। उसके अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस, कि जो भी आप वेजेस पे कर रहे हो वो कौन सा एक्ट डिफाइन करता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 डिफाइन करता है। उसने बोला है कि जो भी आप पेमेंट दे रहे हो वो टाइमली दो, मतलब जो भी रूल्स ऑफ डिडक्शन है एंड मोड ऑफ पेमेंट्स है वो भी आपके प्रॉपर होने चाहिए। उसके अलावा बोनस के ऊपर भी एक एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। देखो जरूरी नहीं सारे ही एक्ट्स याद करने हैं, जो एक दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स याद होते हैं वो लर्न कर लो, बाकी एक्ट्स वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि आप एनुअल बोनस दे रहे हो एम्प्लॉयज को बेस्ड ऑन डिफरेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। उसके अलावा आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ईपीएफओ के बारे में या ईएसआई के बारे में, दैट इज एम्प्लॉयज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में क्या होता है कि इनको डिडक्शंस करनी होती है, ईपीएफ में आपको डिडक्शन होता है। तो ये कौन से एक्ट के तहत है, ईपीएफओ दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1952। ये मैंडेटरली कर देता है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करेंगे एंड एम्प्लॉयज भी है वो कंट्रीब्यूट करेंगे ईपीएफ फंड में फॉर देयर रिटायरमेंट सेविंग्स, ताकि जब वो रिटायर हो उनके पास सेविंग्स हो तो ईपीएफ फंड में दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा ग्रेचुटी आपने सुना होगा, ग्रेचुटी कौन से एक्ट के अंदर वो है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर वो डिटरमाइंड है। इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज है उनको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी की जाएगी जिन्होंने सर्टेन पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस किसी भी कंपनी में पूरा किया। यूजुअली वैसे 5 इयर्स होता है ग्रेचुटी के केस में। नेक्स्ट है लीव एंड हॉलीडेज, तो लीव एंड हॉलीडेज प्रॉपरली जो उनको इंटाइटल्ड है वो दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत या फिर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत स्पेसिफिक स्टेट्स में गवर्न किया जाता है कि उनको कितनी एनुअल लीव्स दी जाएंगी, कितनी सिक लीव्स और पब्लिक हॉलीडेज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती है, बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। उसके अलावा आपने सुना होगा मेटर्निटीज बेनिफिट दिए जाते हैं कि जो वुमेन्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत प्रोटेक्शन भी दी जाती है और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनको पेड मेटर्निटी लीव दी जाएगी। उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी प्रोविजन है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स हैं, ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं कि वहाँ की जो स्टेट है वहाँ पे क्या कंडीशंस चल रही है, क्या उनकी वर्किंग आवर्स होनी चाहिए, क्या कंडीशन है वहाँ पे एम्प्लॉयज की शॉप्स पे या फिर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट एक और एक्ट है दैट इज इक्वल रेमनरेशन एक्ट 1976, कि ये ना हो कि लड़का और लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि इक्वल काम के लिए इक्वल पे दिया जाना चाहिए। अब एक एक्ट और है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसमें क्या है कि अगर इनकेस कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग द वेजेस बेनिफिट्स या कोई और भी चीज के रिगार्डिंग, तो उसके लिए कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन या लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में मेंशन्ड है। सो इंडिया के केस में अगर हम देखें तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है रिवॉर्ड सिस्टम के उसको गवर्न करने के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो प्रोविजन एंड गाइडलाइंस हैं ये इंडस्ट्री वाइज स्टेट वाइज बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हमने इंडिया के परस्पेक्टिव में पढ़ा है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज इसको रेगुलेट करती हैं ताकि फेयर और लीगल कंपेंसेशन हो पाए। तो आप मेजरली कौन कौन सी याद रख लो, मैं आपको एक बार मार्क करके बता देती हूँ ताकि आपको साथ में अभी लर्न हो जाए। एक सेकेंड बस, चलो। तो हम इसमें मेजरली कौन कौन से प्रोविजंस लर्न करने वाले हैं, देखो एक तो मिनिमम वेजेस, एक पेमेंट ऑफ वेजेस, ये तो सबको लर्न ही हो गया। उसके अलावा बोनस, लीव एंड हॉलीडे, मिटर्निटी, ठीक है। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड भी मेंटेन किया जाता है, ग्रेचुटी भी होती है। उसके अलावा शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट स्टेट स्पेसिफिक होता है और सबको अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस,
लीव एंड हॉलीडेज, मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स, इक्वल रेम्यूनरेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आई होप सबको ये लर्न हो गया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं रिवॉर्ड सिस्टम के रिगार्डिंग, उनकी कैसी वर्किंग है, क्या क्या चीजें। देखो मेन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, एक तो है वेज बोर्ड्स और एक पे कमीशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कौन सा पे कमीशन अभी चल रहा है। तो करेंटली विच पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पेमेंट होती है, विच सीपीसी इज अंडर कंसिडरेशन फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो अभी हमें वर्किंग पढ़नी है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की रिवॉर्ड सिस्टम के बेसिस पे। तो एक है वेजेस बोर्ड और एक है पे कमीशन। सो वेजेस बोर्ड एंड पे कमीशन आर द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों बोर्ड एस्टैब्लिश किए जाते हैं, दोनों इंस्टीट्यूशन रन किए जाते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम स्टडी कर सके और इवेल्युएट कर सके जो सैलरी एंड वेज वो दे रहे हैं डिफरेंट मैटर्स में, और डिफरेंट चीजों के अकॉर्डिंग उनको उनमें चेंजेस लेके आ सके। सो मैंने बहुत ज्यादा डीपली ये मेंशन नहीं करा है, छोटा छोटा ही मेंशन करा है ताकि आपको मेन जो चीजें हैं वो पता लग जाए। तो पहला हमारा टॉपिक है वेजेस बोर्ड। वेजेस बोर्ड कौन सेटअप करता है? सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं और मिनिमम वेज फिक्स की जाती है, मिनिमम वेज रेट फिक्स की जाती है और कंडीशंस फिक्स की जाती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर में क्या कंडीशंस होनी चाहिए और क्या मिनिमम वेज होनी चाहिए। सो इसमें हम 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बना के आएंगे। कंपोजिशन, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन, पीरियोडिकल रिव्यू। सबसे पहले अगर हम वेज बोर्ड की बात करें, सबसे पहले गवर्नमेंट तय करेगी कि कंपोजिशन क्या होगा वेज बोर्ड का, मतलब कौन कौन बंदा पार्ट होएगा वेज बोर्ड का। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। यूजुअली कंपोजिशन में तीनों मिलकर बनाएंगे, एक तो वर्कर्स हो गया, एक जिन्होंने पैसे देने हैं मतलब एम्प्लॉयर हो गया, और एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो गए। ये कंपोजिशन का पार्ट होंगे वेज बोर्ड का। देन ये प्रॉपरली रिसर्च एंड इवैल्यूएट करेंगे ऑन द वेरियस फैक्टर्स, ऑन द वेरियस डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डाटा कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है और क्या प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है। उसके बाद ये जो कमेटी है ये रिकमेंडेशंस देगी कि मिनिमम वेज इतना होना चाहिए और ये कंडीशंस होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो भी इन्होंने डाटा दिया है वेजेस बोर्ड ने, उस डाटा को गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी आफ्टर प्रॉपर रिव्यू। ठीक है, तो इसके बाद जब एक बार वो इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद रेगुलरली पीरियोडिकल रिव्यूज चलते रहेंगे ताकि ये देखा जाए कि जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं वो रेलिवेंट है भी या नहीं। सो मैंने बहुत ही इजीली यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, कंपोजिशन, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड देन पीरियोडिकल रिव्यूज। ये हमारा वेज बोर्ड के बारे में हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बिट सीपीसी अभी चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में। सो पे कमीशन क्या होता है? पे कमीशन ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होता है यूजुअली, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। पे कमीशन आर द बॉडीज एस्टैब्लिश टू रिव्यू एंड रिकमेंड चेंजेस टू द स्ट्रक्चर सैलरी, कि जो स्ट्रक्चर सैलरी जैसे लेवल्स चलते हैं कि लेवल 1 को इतना बेसिक मिलेगा, उसके बाद उसके ऊपर डीए वगैरह ऐसे चलेगा। सो लेवल्स होते हैं, प्रॉपरली लेवल्स के ऊपर इंक्रीमेंट्स भी डिसाइडेड होते हैं, प्री एडवांस में टेबल सा बना होता है। ठीक है, सो उसमें प्रॉपरली वो रिव्यू करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर को, अलाउंसेस को, बेनिफिट्स को जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देते हैं। तो बेसिकली पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, जो एक बॉडी है एस्टैब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रेगुलरली रिव्यू एंड रिकमेंड करती है चेंजेस इन द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? सेम ही प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट एंड कंपनसेशन, रिव्यू एंड कंसल्टेशन, रिकमेंडेशंस, गवर्नमेंट अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड पीरियोडिकल रिव्यूज। सेम ही स्टेप है। सबसे पहले पे कमीशन में अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें वर्कर्स वगैरह नहीं करे जाते, इसमें यूजुअली एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स किए जाते हैं। देन रिव्यू किया जाता है कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं, कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करके, इन्फ्लेशन वगैरह को देख के, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके रिकमेंडेशंस करी जाती हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करा जाता है। देन गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशन को रिव्यू करता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद इंप्लीमेंट हो गए जो भी चेंजेस ऑर्डर गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होने थे, देन पे कमीशन लागू कर दिया जाता है। रेगुलर इंटरवल्स पर इसको फ्रेश रिव्यूज एंड अपडेटेड रिकमेंडेशन इसमें किए जाते हैं। पे कमीशन क्लियर हो गया, वेज बोर्ड क्लियर हो गया। ये दोनों हमारे टॉपिक हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द रिवॉर्ड सिस्टम। बहुत ही इजी यूनिट है। अब देखो ये टॉपिक क्या ही टॉपिक है, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन कंपनसेशन मैनेजमेंट। इतने बार पढ़ चुके हैं हम क्या रोल है ट्रेड यूनियन का कंपनसेशन मैनेजमेंट में। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये वाला तो। ठीक है, तो जो ट्रेड यूनियंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेड यूनियंस है
वो वर्कर्स का एक तरह से उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर का सोर्स बनते हैं, राइट। सो अ ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स हु हैव बैंडेड टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। तो ट्रेड यूनियंस कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे हम इतनी वेजेस चाहिए, हम इतने घंटे काम करेंगे, ये वर्किंग कंडीशंस है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी जब वो सारे लोग इकट्ठे आ जाएंगे। सो जो यूनियन लीडर्स होते हैं या ट्रेड यूनियंस होते हैं वो कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। अगर कोई कंप्लेंट होती है या कोई रूल्स गलत होते हैं, ज्यादा फायरिंग वगैरह चल रही होती है या सेफ्टी वगैरह नहीं होती, इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों के ऊपर ट्रेड यूनियंस डील करते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय वर्कर्स टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट्स। सो ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं अपनी अपनी अपने वर्कर्स के अकॉर्डिंग और अपने राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी वर्क प्लेस में। सो ट्रेड यूनियंस का देखो पर्पस क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, कलेक्टिवली नेगोशिएट करना विद द एम्प्लॉयर कि हमें ये एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस चाहिए और आप जैसे वर्किंग करोगे हमारे सब मेंबर्स का वेलफेयर होना चाहिए। सो पर्पस क्या है, मेजरली कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर एंड नेगोशिएशन पावर, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप, वर्कर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन कैन ज्वाइन द ट्रेड यूनियंस वॉलंटरली टू बेनिफिट फ्रॉम कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड एडवोकेसी। सो आप खुद या तो कई बार मेंबरशिप फीस होती है या कई बार ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हो। अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हो, स्पेसिफिक प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के हो, हर एक इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो आप वॉलंटरली बाय चॉइस मेंबरशिप इनकी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। सो ट्रेड यूनियंस एक्ट एज द वॉइस ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि ट्रेड यूनियंस ही है जो एम्प्लॉयर के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ या अदर स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं फॉर द बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड बेनिफिट्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स। मेजर कंपोनेंट क्या है ट्रेड यूनियंस का, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि वो कलेक्टिवली नेगोशिएट करते हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वेजेस आप गलत दे रहे हो, बेनिफिट्स आप नहीं दे रहे, वर्किंग आवर्स आप बहुत ज्यादा ओवर टाइम लगवा रहे हो, आपकी वर्क प्लेस पॉलिसी सही नहीं है। सो जो ट्रेड यूनियंस है दे फाइट फॉर द एडवोकेसी एंड द कैंपेनिंग, वो प्रॉपर्ली एडवोकेसी करते हैं और कैंपेनिंग करते हैं कि वर्कर्स के राइट्स ये होनी चाहिए, सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए, लेबर में रिफॉर्म्स आनी चाहिए, जितने भी इश्यूज होते हैं, कोई भी चीज होती है वो प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कलेक्टिव एक्शन लेते हैं एंड चेंज लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीवियंस रेजोल्यूशन, कि कई बार कोई ग्रीवियंसेस हो जाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई हरासमेंट हुई है, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वायलेशन हुई है, लेबर लॉज के साथ कुछ गलत हुआ है, कलेक्टिव एग्रीमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, उन केसेस में ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं, बहुत सारी रेजोल्यूशन में हेल्प करती हैं, मतलब प्रॉपर्ली सपोर्ट करती हैं, लीगल एडवाइस देती हैं, रिप्रेजेंटेशन वगैरह करवाती हैं। ऑल्सो ट्रेड यूनियंस बहुत सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करवाते हैं, वर्कशॉप्स रन करवाते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज वगैरह करवाते हैं, ताकि जो उनके ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनकी स्किल्स इनहांस हो, उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। उसके अलावा ट्रेड यूनियंस का पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो ट्रेड यूनियंस प्रॉपर्ली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी करते हैं, मतलब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लॉबिंग करते हैं फॉर द पॉलिसीज जो कि पूरे के पूरे मेंबर्स के लिए बेनिफिट होते हैं, सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को अलाइन विद देयर गोल्स। उसके अलावा सॉलिडिटरी एंड सपोर्ट, ट्रेड यूनियन सॉलिडिटरी मतलब एक, हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, वैसे यूनिटी की सेंस ऑफ क्रिएट करते हैं और कलेक्टिव स्ट्रेंथ बनाते हैं, ताकि अगर कुछ भी हो सारे एक साथ हो, प्रॉपर्ली सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस, बेनिफिट, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ अपने मेंबर्स के लिए ले लेते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, ट्रेड यूनियंस को ऑपरेट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क है, बहुत सारे लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं कंट्री वाइज कंट्री, जो कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस को प्रोटेक्ट करते हैं। सो अगर आपको ट्रेड यूनियंस आ जाए, आप ट्रेड यूनियन समझाया ना, ट्रेड यूनियन का पर्पस समझाया ना, मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन वाला क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले ट्रेड यूनियन समझा के आओगे कि जो ट्रेड यूनियंस है वो होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये समझा देना कि ट्रेड यूनियंस होते क्या है। तो अगर आपको रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस आता है, पहले आप ट्रेड यूनियन समझा के आओगे कि होते क्या है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स के ग्रुप मतलब आपस में मिलकर वॉलंटरली अपने राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्कर्स हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स। देन आप ट्रेड यूनियंस का पर्पस बता दोगे, देन मेंबरशिप बता दोगे, देन रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं वो बता दोगे, देन उसके बाद आप रोल बताओगे। रोल में आप कलेक्टिव बार्गेनिंग, कैंपेनिंग, ग्रीवियंस सॉल्यूशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, सॉलिडिटरी एंड सपोर्ट, लीगल फ्रेमवर्क्स, ये सब मेंशन करके आ सकते हो। देन ट्रेड यूनियन का क्या इंपैक्ट होता है ऑन जनरल वेज लेवल, ये आप मेंशन करके आ सकते हो। इसमें मेजरली 3 पॉइंट्स हैं।
कि जो यूनियंस है उनका जनरल वेज लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस है वो नेगोशिएट करती है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हायर वेजेस मिलनी चाहिए। तो ट्रेड यूनियन सक्सेसफुली बार्गेन करते हैं फॉर द हायर वेजेस, की प्रेशर डालते हैं मैनेजमेंट के ऊपर कि जो वेज स्ट्रक्चर है उसको अपर की टूवर्ड्स मूव किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए। ठीक है, सो दिस लेड टू एन इंक्रीज इन वेज लेवल्स फॉर बोथ यूनियनाइज्ड एंड नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड क्रिएट हो जाता है कि हाँ उनको कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि इतना तो मिल ही रहा है, इतना वेज रेट चल रहा है। सो इसके लिए दो तीन पॉइंट्स हैं, अगर आपको इनकेस ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, यूनियन इम्पैक्ट ऑन जनरल वेज लेवल्स, टू टायर पे प्लान, द स्पिल ओवर इफेक्ट एंड यूनियन वेजेस। सो जब भी यूनियंस फाइट करती हैं कि हमें ज्यादा वेजेस देनी चाहिए, सो एक प्लान स्ट्रक्चर में आता है कि जो न्यू एम्प्लॉय हायर हो रहा है उसको लोअर वेज दी जाएगी रेदर देन एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। सो इससे एक डिस्टिंक्शन बच जाएगा विद इन द सेम यूनियन विद डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल्स एंड बेनिफिट्स। सो एक टू टायर प्लान हो जाता है जो एम्प्लॉयर्स के लिए भी ठीक होता है और यूनियंस के लिए भी सेव होता है, जो कि कॉस्ट सेविंग मेजर होता है कि जो नए एम्प्लॉयज है उनको हायर किया जाएगा लो वेजेस पर रेदर देन एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। सो इसकी वजह से एक डिवीजन बन जाती है और कई बार डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकती है। दूसरी चीज क्या होती है इन जनरल वेजेस में, स्पिल ओवर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, वो यूनियन, उसमें यूनियंस हैं, उन्होंने हायर वेजेस के लिए नेगोशिएट कर लिया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वेजेस हैं वो बढ़ गए। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे कोई यूनियन या नॉन यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी ऑब्वियसली उनके वेज रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी को उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी, नहीं तो वो कंपनी छोड़ के साथ वाली कंपनी में चले जाएंगे जिसमें यूनियंस होंगे, और उनको हमेशा ये मैच करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव वेजेस क्या है, ताकि वो अपने वर्कर्स को रिटेन करके आ सके। इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब है इम्पैक्ट ऑफ यूनियन वेज इंक्रीज ऑन नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स, कि यूनियन वाले जो वर्कर्स है अगर उनकी वेजेस बढ़ जाती है तो जो नॉन यूनियनाइज्ड वाले वर्कर्स हैं उन पर भी इफेक्ट डलता है, उनकी वेजेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, वरना वो कहीं और चले जाएंगे। Next is union wages. Union typically negotiate for the wages and benefit of their persons by negotiating with the employer. So जो wages हैं वो बहुत सारे factors के ऊपर depend करते हैं, हमेशा union try करती है कि उनको higher wages मिले, better working conditions मिले by the process of bargaining, ताकि उनकी economic well-being बनी रहे। सो अगर आपका आ जाए कि क्या यूनियन इम्पैक्ट डालती है जनरल वेजेस पे, आप बोलोगे हाँ जी डालती है। बेसिकली 3 पॉइंट्स आप प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हो कि यूनियन वेजेस, यूनियन में जो काम यूनियन के साथ जो अलाइंड होते हैं उनकी वेजेस को बढ़ाने की यूनियन हमेशा कोशिश करती है, टू टायर प्लान पे प्लान भी ऑप्ट कर सकती है। और स्पिल ओवर इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर यूनियन वालों की वेजेस बढ़ रही हैं तो नॉन यूनियन वालों की वेजेस भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर वो कंपनीज उनको कॉम्पिटिटिव वेजेस ऑफर नहीं करेंगी, वो कंपनी को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। नेक्स्ट इज सैलरी स्ट्रक्चर में ना टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखो आपको टैक्स स्लैब्स पता है कि टैक्स स्लैब्स अभी अभी चेंज हुई है न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग, है ना, तो टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपेंसेशन मैनेजमेंट में टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिलकर ऐसे स्ट्रैटेजीज लेनी चाहिए, हमें टैक्स को अवॉइड नहीं करना है, हमें टैक्स को एस्केप नहीं करना है, हमें इस वे से, जैसे गवर्नमेंट ने हमें छूट दी हुई है, बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं, हमें 80C के अंडर बहुत सारी डिडक्शन मिलती हैं, और या फिर और भी बहुत सारी डिडक्शन मिलती है, हमें लीगली और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए हमें अपनी टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज करना होता है। तो टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। टैक्स प्लानिंग इन कंपनसेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज टू ऑप्टिमाइज देयर टैक्स लायबिलिटी, कि वो ऑप्टिमाइज कर पाए, ऑप्टिमम लेवल पे लेके आ सके टैक्स लायबिलिटी को विद इन द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें टैक्स इवेड नहीं करना है, रादर देन हमें टैक्स को अवॉइड करना है, काइंड ऑफ कि हम अपनी ऑप्टिमाइज कर पाए टैक्स लायबिलिटीज को। ठीक है, सो टैक्स प्लानिंग इन कंपनसेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज टू ऑप्टिमाइज द टैक्स लायबिलिटी विद इन द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो क्या क्या कंसिडरेशंस कंसीडर की जाती हैं, बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस, अलाउएबल डिडक्शंस, एग्जम्पशंस दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये दोनों को टैक्स प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी कंपनसेशन प्लान तय होता है। एम्प्लॉयर्स भी करते हैं, एम्प्लॉयज भी करते हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर। एम्प्लॉयर ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता है जो कि जिसमें फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट हो, मतलब जो एम्प्लॉय है उसको टैक्स एग्जम्पशन अलाउंसेस भी मिले और बहुत सारी रीइंबर्समेंट भी मिले, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल या ट्रेवल एक्सपेंसेस वगैरह दे दिए। उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स दे सकता है बहुत सारे जो कि टैक्स एफिशिएंट हो, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स बर्डन कम कर दे एम्प्लॉय का, दोनों को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर डिडक्शंस मिलती हैं, सो एम्प्लॉय वो ऐड कर सकता है सीटीसी में, ये सब चीजें हो सकती हैं, फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट, स्टॉक ऑप्शंस, ये सब चीजें कर सकता है। टैक्स एडवांटेजेस रिटायरमेंट प्लान्स, सो वो जैसे एनपीएस वगैरह है तो उसमें भी टैक्स एडवांटेजेस मिलती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। सो एम्प्लॉयज इंकरेज कर सकता है अपने स्टाफ को कि वो ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करे, और इससे उनका रिटायरमेंट के लिए भी पैसा सेव होगा और उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस होगी। उसके अलावा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एंड इक्विटी कंपनसेशन,
रीलोकेशन, कि वो ऐसे ऐसे प्लान्स ले जिससे टैक्स एडवांटेज हो एम्प्लॉयज को बाय एक्सरसाइजिंग दीज ऑप्शन, और वो जब भी चाहे वो शेयर्स को बेच सकता है एज पर द एप्लीकेबल रूल्स। और जितने भी अलाउएबल डिडक्शंस हैं, एग्जाम्पशंस हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय उनका फायदा उठा के एग्जाम्पशंस और रिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स एफिशिएंट पर्क्यूसिट्स, कि जितने भी पर्क्यूसिट्स या फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी टैक्स बेनिफिट्स वाले हो, मतलब अलाउंसेस वाले हो, और फॉर एग्जांपल मील वाउचर्स विद इन अलाउएबल टैक्स लिमिट्स हो, ताकि जो टैक्स एडवांटेजेस है वो मिल पाए। एम्प्लॉय रिलोकेशन, टैक्स प्लानिंग इज एसेंशियल व्हेन मैनेजिंग कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज हु आर रिलोकेटिंग। जब वो रिलोकेशन करते हैं तब भी टैक्स प्लानिंग को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको इंटरनेशनल कंपनसेशन में बताया था कि टैक्स को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अलग होती है। तो टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हम एप्लीकेबल टैक्स लॉ के विद इन रहें और जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों का बेनिफिट हो फॉर द टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो आप टैक्स प्रोफेशनल या एक्सपर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायर कर सकते हो जो मैक्सिमाइज कर रहे हैं टैक्स एफिशिएंसी विद इन द गिवन फ्रेमवर्क। सो अगर आपको टैक्स प्लानिंग आता है, आप टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर में प्रॉपर ये चीजें लिख रख के, एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऐसे देके जो टैक्स बर्डन कम करें, टैक्स एडवांटेजेस रिटायरमेंट प्लान्स लेके, स्टॉक ऑप्शंस एंड इक्विटी कंपनसेशन लेके, जितने भी डिडक्शन है एंड एग्जम्पशन है उनका फायदा देके, टैक्स एफिशिएंट पर्क्स देके, और अगर एम्प्लॉय रिलोकेट करता है तो उसमें भी टैक्स को बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आपको ये कंपनसेशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ।